हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे डिस्कशन किया था, तो आज हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कंसेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर बिना कोई देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा है जिसमें आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अच्छे से समझ लिया होगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो टॉपिक पढ़ने के साथ साथ उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम अब क्या करेंगे, जिन भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे ना, साथ साथ में उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, जिससे आपको ये आप खुद को एनालिसिस कर पाएंगे कि एक्चुअल में हमारा टॉपिक हम कितना ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। तो चलिए फिर बिना कोई देर के शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए परफेक्ट है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करते हैं। ये तो ऑप्टिकल आइसोमर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का काम किसका है, ऑप्टिकल आइसोमर का, ना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। इसका मतलब ये ऑप्शन तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन, एग्जिबिट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करने का फीचर किसका है, मतलब कौन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर। सो ऑप्शन बी भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन थर्ड पर, कंटेन एट लीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, जब हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर वही कंपाउंड शो करेंगे जिनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें एटम्स के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। तो इसका मतलब अगर किसी भी कंपाउंड में एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड घूम नहीं पाएगा, बॉन्ड घूमेगा नहीं तो वहां पर बॉन्ड रेस्ट्रिक्शन आ गया ना। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए ऑप्शन नंबर 4 में चेक कर लेते हैं, कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए शर्त होती है कि कंपाउंड में एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो जरूर होना चाहिए, ठीक है, ना कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द ज्योमेट्रिकल आइसोमर contain at least 1 carbon carbon double bond. So students, second question है the butene exhibits trans isomerism due to। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि butene cis trans isomerism शो करती है, किस वजह से, मतलब इसका रीजन क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से किस रीजन की वजह से ब्यूटेन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करती है। सबसे पहले हम ब्यूटेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ब्यूटेन किसको कहते हैं, 4 कार्बन जिनमें सेकेंड नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, ये है ब्यूटेन। अब ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करती है, ठीक है। देखो ये कौन सी फॉर्म है, यहां पर 2 सेम ग्रुप अपोजिट साइड है ना, तो ये तो इसकी ट्रांस फॉर्म हो जाएगी, ये तो है ट्रांस। और अगर ये दोनों सेम ग्रुप सेम साइड आ जाए तो अब ये क्या हो गई, सिस ब्यूटेन। देखो अब बात आती है
कि ब्यूट-2-इन सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करती है। किसके कारण? रोटेशन अराउंड C3C4 सिग्मा बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं कार्बन की, कार्बन 1 2 3 4। तो आपको पता है कि ब्यूट-2-इन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करती है, ठीक है। और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए तो कंडीशन होती है कि एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड होगा तो वहां पर बॉन्ड रेस्ट्रिक्शन पाया जाएगा, वहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, और रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा इसीलिए वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ब्यूट-2-इन इसीलिए शो करती है क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है? रोटेशन अराउंड C3C4 सिग्मा बॉन्ड, यानी कार्बन 3 और कार्बन 4 के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, क्या इसके रोटेशन की वजह से ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करती है? नहीं, बिल्कुल गलत। ठीक है, रोटेशन अराउंड C1 C2, तो क्या C1 और C2 के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है इसके रोटेशन की वजह से शो करती है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म? नो, इट इज आल्सो इनकरेक्ट। रोटेशन अराउंड C2 C3 डबल बॉन्ड, तो क्या C2 और C3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसकी रोटेशन की वजह से ब्यूट-2-इन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करती है? तो बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड होने की वजह से तो हम मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आने से बॉन्ड रेस्ट्रिक्शन हो गया ना। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी क्या हो गया? इनकरेक्ट। अब ऑप्शन 4 देखिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर या फिर यू कह दो कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है और जिनकी वजह से वहां पर क्या हो जाता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड EZ आइसोमेरिज्म। यहाँ पर आपको कुछ दो कंपाउंड देंगे, आपको ये बताना है कि ये EZ आइसोमेरिज्म कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले EZ आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या होती है कि मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए और उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये कंपाउंड EZ आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अब हमें क्या करना है, हमें इसके E और Z आइसोमर बनाने हैं। ठीक है, अब EZ आइसोमेरिज्म के लिए हमने कुछ डिस्कशन किया था कि जब भी आप EZ नॉमेनक्लेचर करो ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको उस एटम को ज्यादा मार्क्स देने हैं जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, अब आप हाई प्रायोरिटी ऑर्डर चेक कैसे करेंगे? हाई प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करने के लिए आप क्या देखोगे, तो देखिए जब भी आप EZ नॉमेनक्लेचर करते हैं तो आपको एटम्स को प्रायोरिटी देनी होती है। ठीक है, और जब दो सेम प्रायोरिटी के या फिर हाई प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड होते हैं तो उसे हम Z आइसोमर कहते हैं, और जब हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप डिफरेंट साइड होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं, तो उससे हम E आइसोमर कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हाई प्रायोरिटी कैसे चेक करेंगे। हाई प्रायोरिटी चेक करने के हमने कुछ रूल्स बनाए थे, कुछ रूल्स पढ़े थे। पहला रूल तो ये था कि जिसका भी एटॉमिक मास ज्यादा होना जिस एटम का, उसको हम हाई प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो अब देखो चेक करते हैं पहले इसमें। अब देखो ब्रोमीन और क्लोरीन, इन दोनों में से ज्यादा एटॉमिक मास किसका होता है? ब्रोमीन का ना, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन को देती, सेकंड प्रायोरिटी क्लोरीन को देती। अब बात आती है CHO और CH2OH में से। अब देखो आप कभी भी ऐसा मत देखना कि यहाँ पर तो सिर्फ 3 एटम है और यहाँ पर 1 2 3 1 4 और 5 एटम है तो आप इसको ज्यादा प्रायोरिटी दे दोगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर इस कार्बन से दोनों कार्बन जुड़ रखे हैं ना, तो बिकॉज दोनों ही कार्बन हैं, दोनों का एटॉमिक मास
मास सेम है। अब आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट वाले एटम पे जाओ। देखो कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए ना कि कार्बन से डायरेक्ट दो जुड़े हुए एटम सेम हो, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, उसके नेक्स्ट अगली वाला एटम चेक करो। एल्डिहाइड को हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, ये होता है एल्डिहाइड, ठीक है। एल्कोहल को CH2OH। अब देखो जब भी हमें प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करना होता है ना, तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि C डबल बॉन्ड O का मतलब यहाँ पर कार्बन से दो बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई, यानी C एक बॉन्ड से ऑक्सीजन एक जुड़ी हुई और दूसरे बॉन्ड से दूसरी ऑक्सीजन जुड़ी हुई, यानी यहाँ पर कार्बन से दो बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई ना, तो यहाँ पर हम इसको दो ऑक्सीजन मानकर चलते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर कार्बन से कितनी ऑक्सीजन, सिर्फ एक ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो ज्यादा प्रायोरिटी आप किसको दोगे, एल्डिहाइड वाले को, और एल्कोहल को मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है। अब आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप, हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड आ गए ना, इसका मतलब ये तो है Z आइसोमर। अब इसका ये आइसोमर कैसे बनाएंगे, अगर हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप को अपोजिट कर दिया जाए तो इसका क्या बन जाएगा, ये आइसोमर बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं, अब देखो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब आपको क्या करना है, इसमें भी आपको बताना है कि ये Z आइसोमर है या फिर E आइसोमर। इसको चेक करने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। देखो यहाँ पर एक तरफ CH3 एक तरफ ET का मतलब होता है इथाइल, यानी CH2 CH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, इसकी होगी ना। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए ना कि इस कार्बन से दोनों तरफ कार्बन कार्बन जुड़ रखे हैं, ठीक है, यानी दोनों का एक एटॉमिक मास सेम है, तो आप फिर नेक्स्ट वाले एटम को देखा करो। यहाँ पर कार्बन से नेक्स्ट एटम हाइड्रोजन जुड़ रखा है, यहाँ पर कार्बन से नेक्स्ट एटम कार्बन जुड़ रखा है, किसका एटॉमिक मास ज्यादा, हाइड्रोजन से ज्यादा एटॉमिक मास कार्बन का होता है ना, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, इथाइल को दोगे, ठीक है। फिर यहां पर देखो, यहां पर भी कार्बन से दोनों तरफ ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी दोनों का एटॉमिक मास सेम है। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एटम पर जाएंगे। जब भी कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम सेम आ जाए ना, तो हमेशा आप नेक्स्ट एटम को चेक करो। यहाँ पर ऑक्सीजन से पोटेशियम जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा हुआ है। पोटेशियम का एटॉमिक मास कार्बन से ज्यादा होता है, इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी पोटेशियम वाले को, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हाई प्रायोरिटी ग्रुप क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट आ गए ना, तो ये हो गया E आइसोमर। इसका Z कैसे बनाएंगे, इसका Z बनेगा अब देखो अगर ये हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड आ जाए ना, तो इसको बोलेंगे Z आइसोमर। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे, पहले तो एल्कीन से जुड़े हुए डायरेक्ट कार्बन डायरेक्ट एटम को देखो, अगर वो एटम सेम है तो उसके जस्ट पास वाले एटम को चेक करो। तो इस प्रकार से हम इजीली Z आइसोमर का पता लगा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कंपाउंड में आपको बताना है कि ये Z आइसोमर है या फिर E आइसोमर। तो स्टूडेंट्स वही बात, आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर। ब्रोमीन और क्लोरीन में से एटॉमिक मास ब्रोमीन का ज्यादा होता है, इसलिए इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे एंड क्लोरीन को सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है। अब एक तरफ आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, एक तरफ आपके पास डबल बॉन्ड है। क्वेश्चन ये आता है कि हम ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को या फिर डबल बॉन्ड को। हमेशा ध्यान रखना ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कंपेयर टू डबल बॉन्ड की। इसका रीजन ये है क्योंकि ऐसा मान के चलते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड का मतलब यहाँ पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं और डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ज्यादा एटॉमिक मास किसका, 3 कार्बन वाले का या 2 कार्बन वाले का, 3 कार्बन वाले का ना। तो इसीलिए
ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और डबल बॉन्ड वाले को सेकंड प्रायोरिटी देंगे। अब चेक करते हैं, अगर हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड है तो Z आइसोमर, अगर अपोजिट साइड है तो E आइसोमर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड है, इसका मतलब ये एग्जांपल है Z आइसोमर का। अब इसका E आइसोमर कैसे बना सकते हैं हम? अगर हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड हो जाए तो ऐसे आइसोमर को E आइसोमर कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। आपको यहाँ पर कुछ साइक्लिक कंपाउंड दी गए हैं और आपको ये बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बिकॉज साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पाया जाता है, इसीलिए साइक्लिक मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। बट सारे साइक्लिक मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसे एग्जांपल्स में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात, इसका नाम क्या है? तो यहाँ पर 3 कार्बन की चेन बनी हुई है, ठीक है। तो 3 कार्बन की साइक्लिक चेन को हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो वर्ड साइक्लिक चेन के लिए लिया गया है और बिकॉज यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन के लिए हम प्रोपेन वर्ड यूज में लेते हैं। अब देखो 1 और 2 पोजीशन पर 2 क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है ना, मिथाइल। सो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। अब देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही मिलेगा। सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस, अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो ट्रांस। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मिथाइल इस साइक्लोप्रोपेन रिंग के ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पर दोनों तरफ इस CH3 अबव है और यहाँ पर हाइड्रोजन नीचे की तरफ है। तो बिकॉज CH3 सेम साइड, हाइड्रोजन सेम साइड, इसीलिए ये तो हो गया सिस। और अगर इसका ट्रांस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? एक तरफ CH3 को ऊपर कर दे, एक तरफ CH3 को नीचे कर दे। तो अब देखो यहाँ पर सेम ग्रुप ही हो गया, अपोजिट साइड हो गया ना, तो ये बन गया ट्रांस, ठीक है। देखो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो CH3 है ना, ये तो अबव द प्लेन है और हाइड्रोजन क्या है? बिलो द प्लेन है, ठीक है। और यहां पर इसका मतलब क्या है कि एक CH3 तो अबव द प्लेन जबकि दूसरा क्या चला गया? बिलो द प्लेन। तो जब दोनों CH3 ही अबव द प्लेन होना, मतलब दोनों ग्रुप अबव द प्लेन होना सेम ग्रुप, तब तो वो सिस है। बट अगर दोनों ग्रुप अपोजिट हो, यानी एक अबोव द एक बिलो द प्लेन हो, तो ऐसी कंडीशन किसकी होती है? ट्रांस कंपाउंड की होती है। अब देखो इसमें चेक करते हैं, ये है साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, सो 1,3 डाइफ्लोरोब्यूटेन। अब आप इसमें कैसे चेक करोगे कि ये सिस है या फिर ट्रांस? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ तो फ्लोरीन ऊपर की तरफ है, एक तरफ फ्लोरीन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन की पोजीशंस क्या है? अपोजिट है ना। तो जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो वो तो होता है ट्रांस, और अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो तो ऐसे कंपाउंड के लिए हम वर्ड यूज में लेते हैं सिस, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो, साइक्लिक मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को और बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं।
ये क्वेश्चन है, तो फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। आपको यहाँ पर ये 3 कंपाउंड दी गए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो देखिए, तो अगर साइक्लिक मॉलिक्यूल में एक चीज नोट लगाकर आप लिख लेना कि अगर साइक्लिक मॉलिक्यूल में, साइक्लिक कंपाउंड में 2 ग्रुप अलग अलग कार्बन पर प्रेजेंट है, तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन अगर दोनों ग्रुप सेम कार्बन पर हो तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो 2 ग्रुप है ना, वो 2 अलग अलग कार्बन पर है ना, तो इसका मतलब ये कंपाउंड, ये साइक्लिक मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखो, जरूरी नहीं कि इतने दूर दूर हो सकता है कि ये ग्रुप यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, पर कंडीशन क्या है, दोनों ग्रुप होने चाहिए 2 अलग अलग कार्बन पर, वो चाहे पास हो चाहे वो दूर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, जैसे कि ये इस मॉलिक्यूल को चेक करो, साइक्लिक है और दोनों ग्रुप 2 अलग अलग कार्बन पर है ना, इसका मतलब ये भी क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखो, यहाँ पर मॉलिक्यूल साइक्लिक है, ग्रुप्स भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों ग्रुप एक ही कार्बन में प्रेजेंट हो गए ना। तो जब हमने कंडीशन क्या लिखी कि जब दोनों ग्रुप सेम कार्बन पे, यानी एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो, तो ऐसा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हमेशा ध्यान रखना, साइक्लिक मॉलिक्यूल में वो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा जिसमें 2 ग्रुप 2 अलग अलग कार्बन पर प्रेजेंट हो। अगर दोनों ग्रुप सेम कार्बन प्रेजेंट होंगे तो ऐसे साइक्लिक मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गए, आपको ये बताना है कि इनमें से सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है। सो आई होप अब तक तो आपको सिस ट्रांस समझ में आ गए होंगे, बट अगर कोई ग्रुप ना देकर के सिर्फ बॉन्ड्स दे दे, डबल बॉन्ड, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा डबल बॉन्ड तो सिस है, कौन सा डबल बॉन्ड ट्रांस डबल बॉन्ड है। ठीक है, उसके लिए देखो, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यू है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, बिकॉज इस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन, यानी इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, और यहाँ पर देखो ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम साइड है। तो सेम ग्रुप सेम साइड, इसका मतलब ये तो कौन सा डबल बॉन्ड हो गया, सिस डबल बॉन्ड हो गया ना। ठीक है, अब देखो सेकंड ऑप्शंस पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि इस डबल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन नीचे, बिकॉज यहां पर देखो, ध्यान से देखो, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है ना। देखो, ये ऊपर है और ये वाला नीचे, और एक ग्रुप नीचे, दूसरा ग्रुप ऊपर की तरफ। तो बिकॉज इस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड कैसा हो गया, ट्रांस। इसको चेक करते हैं। अब देखो, यहां पर ये ग्रुप नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे। तो जब भाई सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो ना, तो ये होता है ट्रांस। इसको चेक करो, देखो ध्यान से देखना, दोनों ग्रुप क्या है, सेम साइड, ये भी नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, और दोनों हाइड्रोजन कहाँ है, सेम साइड, दोनों ही हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है। तो सेम ग्रुप सेम साइड, इसका मतलब ये वाला डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। चलिए इसको चेक करते हैं।
स्टूडेंट्स कैसे चेक करोगे? देखो यहाँ पर इससे ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब आपको बताना है कि दोनों डबल बॉन्ड में से कौन सा सिस कौन सा ट्रांस है। तो देखो, अगर डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन सेम साइड है ना, तो वो डबल बॉन्ड सिस। अगर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, देखो एक इस साइड और एक इस साइड, तो ये क्या हो गया? ट्रांस डबल बॉन्ड हो गया। एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ इस टाइप के, ये जो डबल बॉन्ड वाले क्वेश्चन है ना, इनको करने की। आपको कभी भी डबल बॉन्ड इस टाइप से दिख जाए ना, इस टाइप से, मतलब डबल बॉन्ड की ग्रुप्स एकदम सेम साइड होना, तो ऐसे डबल बॉन्ड हमेशा सिस होंगे। और आपको कभी भी डबल बॉन्ड ऐसे दिख जाए ना कि तो डबल बॉन्ड एक ग्रुप इस तरफ और एक ग्रुप इस तरफ, इस टाइप की कंडीशन आपको कहीं पर भी दिख जाए, तो वो हमेशा ट्रांस होगा। और इस टाइप की कंडीशन वाले डबल बॉन्ड हमेशा सिस होंगे। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको किस टाइप से सॉल्व करके उनका आंसर किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ कल हम फिर मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। सो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।